Haya Khan's Official is the YouTube channel. Subscribe and support for latest shows and news. वालेकुम अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मैं हूँ हया खान और मेरी आवाज़ को अपनी समाअतों के बादल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मरहबन बिकुम बखैर रागलेजी आया नुसत बिस्मिल्लाह नी हाउ एंड वेलकम। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं हेल्थी हार्ट विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स के साथ, स्पॉन्सर्ड बाय विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि हमेशा हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं हाइपरटेंशन के हवाले से, बुलंद फिशारे खून के हवाले से। और जी इसमें हमारे साथ जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर हामिद इकबाल, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एट फेडरल गवर्नमेंट पोली क्लिनिक एंड इस्लामाबाद मेडिकल एंड सर्जिकल हॉस्पिटल IMSH इस्लामाबाद से। सबसे पहले सर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं फर्स्ट FM रेडियो चैनल पे बैठा हूँ, पाकिस्तान के पहले FM रेडियो चैनल पे। और मैं विल्सन फार्मा का और आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस इम्पॉर्टेंट और इस अहम रेडियो स्टेशन पे बैठ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने का। सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अच्छा सर, आज का जो टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन से रिलेटेड आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने लिसनर्स को ये बताना चाहेंगे कि आप हमें देख भी सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, और दैट इज़ www.facebook.com/fm247 इसके अलावा आपको ये भी बताते चले आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है 051-111-111-100 पर। सर हाइपरटेंशन से पहले हम अपने लिसनर्स को, व्यूवर्स को ये बताना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो ब्लड प्रेशर है ये है क्या? अगर आसान अल्फाज में इसको बयान किया जाए तो बुलंद फिशार खून जी से बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जो हमारे खून की नालियां हैं जी, तो उसमें जब ये हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, हमारा दिल जब धड़कन के साथ अपने खून को पुश करता है, तो जिस प्रेशर के साथ, जिस दबाव के साथ ये ब्लड दिल से निकल के बदन के बाकी हिस्सों तक पहुंचता है, इसको हम कहते हैं फिशार खून जी। अब अगर ये फिशार, इसकी वैल्यू एक ख़ास हद से ज़्यादा हो या एक ख़ास हद से कम हो तो ये दोनों नुकसान देते हैं। सही। अब कम हो तो ये बात तो समझ में आती है कि क्या नुकसान देंगे। जहाँ तक ब्लड, जहाँ तक खून और ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन पहुँचनी है और जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स लेने हैं, तो वहाँ तक न खून पहुँचेगा सही तरीके से और न वो वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ से ला सकेगा जी। और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो जैसे आम भी हम देखते हैं कि अगर पानी किसी चीज़ के साथ तेज़ी से टकराता है तो उस जगह पे ज़ख़म क्रिएट करता है। तो अगर एक ख़ास वैल्यू से हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, यानी हार्ट किसी भी वजह से ज़्यादा प्रेशर से ब्लड फेंकने लगे या ब्लड की नालियों में कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसकी वजह से अंदर की तंगी हो या प्रेशर ज़्यादा हो, तो फिर जितने हमारे बदन के अज़ा हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए हम उसको फिर कहते हैं हाइपर टेंशन, यानी टेंशन ज़्यादा है। हाइपर टेंशन, टेंशन इन द ब्लड वेसल, या बुलंद फिशार खून या हाई ब्लड प्रेशर। सही हो गया सर, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। और जी हाई ब्लड प्रेशर का सर ये प्रेवलेंस क्या है, क्या फैलाव है इसका? पहले हमारे मुआशरे में ब्लड प्रेशर शुरू की बात है अर्ली 19वीं सदी के आगाज़ में, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ज़्यादातर मुशक्क़त वाला था, देहाती था, खेतों में जाना, हाथ से काम करना। लेकिन जो मगरिबियत आ रही है, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, सहूलियात बढ़ रही है, तो चूँकि हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, ज़िंदगी से मुशक्क़त कम है, तो मुख्तलिफ़ फैक्टर्स की वजह से अब प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। 10 में से 1 या 2 बंदे ज़रूर ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। सही। अच्छा सर, इसके अलावा ये भी बताइएगा क्या ये इनहेरिटेड होता है, मतलब अगर आपके पेरेंट्स में है तो लाजमी है कि आपके बच्चों में? इसको हम बोलते हैं फेमिलियल टेंडेंसी जी। तो लाजमी नहीं है, कुछ ब्लड प्रेशर इनहेरिटेड भी हो सकते हैं जी, लेकिन आम और फ़िआम में जो ब्लड प्रेशर है ये अगर एक फैमिली में रन कर रहा है तो टेंडेंसी होती है, यानी उस बंदे में
ब्लड प्रेशर के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर ये बंदा शुरू से तदारक करे जिस मकसद के लिए हम आज इधर बैठे हैं, तो वो ब्लड प्रेशर रोका भी जा सकता है। तो सिंपल अल्फाज में ये ज़रूरी नहीं कि मूरूसी हो, लेकिन अगर फैमिलीज़ में रन कर रहा है तो उस बंदे को बनिस्बत दूसरे के चांसेस ज़्यादा है। इसको हमारे इस्तिलाह में कहते हैं फेमिलियल टेंडेंसी। ठीक हो गया। ओके जी, लिसनर्स एंड व्यूवर्स, आपको बताते चलें कि आप सुन रहे हैं हेल्थी हार्ट विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स के साथ, स्पॉन्सर्ड बाय विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स। और हम हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से बात करें। आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप हमें जो है वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं SMS के ज़रिए 3636 पर। इसके अलावा आप हमें कॉल भी करके पूछ सकते हैं 05111111100 पर। सर, हम अगर हाई ब्लड प्रेशर की किस्मों की बात करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की कितनी किस्में हैं? आम लोगों की उसके लिए हम ये बताते जाएं कि ब्लड प्रेशर को हम बुनियादी तौर पे 2 किस्मों में तकसीम करते हैं जी। एक वो ब्लड प्रेशर के बावजूद सब कुछ चेक करने के, वजूहात मालूम करने के हमें कोई वजह उसकी मालूम ना हो सके, तो हम उसको बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन। और अगर ब्लड प्रेशर किसी वजह से हो जी, जैसे गुर्दे की बीमारियां या गुर्दे के ऊपर एक गदूद होता है जिसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड की बीमारियां या थायराइड की बीमारियां या गुर्दे को जो नाली आती है जिसको रीनल आर्टरी बोलते हैं उसकी तंगी की वजह से, तो अगर किसी वजह की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इस तरह कुछ दवाइयाँ हैं जो ख़ासकर हमारे यहाँ जो अनरजिस्टर्ड दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, अगर उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हो तो हम कहते हैं इस ब्लड प्रेशर की एक वजह है, कॉज है, उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन हम कहते हैं। सही। अच्छा सर, इसकी जो रीडिंग्स हैं वो अगर आप हमें बता दें कि कितनी रीडिंग से ऊपर अगर तजावुज़ कर जाए तो इसके लिए बड़ा आसान तरीका है जी। 120/80 का वर्ड, एक 120/80 का ये जो फिगर है ये पूरी पॉपुलेशन में अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर है। तो 120/80 ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तस्वर किया जाए। सही। ब्लड प्रेशर इससे नीचे कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। सही। और 120 के साथ आप 20 मिला ले तो 140 हो गया, और 80 के साथ 10 मिला ले तो 90 हो गया जी। तो जिसका ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा हो, मुख्तलिफ मौक़ों पे सही तरीके से चेक हुआ हो, या नीचे वाला डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा हो, यानी इनमें से कोई भी फिगर परसिस्टेंटली 140/90 से ज़्यादा हो तो हम उसको ब्लड प्रेशर कहेंगे। सही। 120 और 140 के बीच में अगर किसी बंदे को रीडिंग आ रही है परसिस्टेंट, तो ये बंदा बाकी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा मोहतात रहे। अच्छा, सही है। अब अगर 140 के साथ 20 मिला लिया जाए 160 हो गया, और अगर 90 के साथ 10 मिला ली जाए तो 100 हो गया। तो 160/100 का अगर आ गया तो ऐसे मरीज को अपने इलाज में और दवाई शुरू करने में ताख़ीर नहीं करना चाहिए। ठीक है। कितनी रीडिंग्स आ जाएं तो जो है, और कब कब हमें जो है ये रीडिंग्स लेनी चाहिए, यानी सुबह? ये तो बहुत बेहतरीन सवाल है। रीडिंग कम से कम 2 रीडिंग होनी चाहिए। अच्छा। और दोनों बाजू में। लेकिन अगर डॉक्टर चेक करता है तो डॉक्टर को तो तरीका पता होता है कि कैसे चेक करना है, मरीज़ को रिलैक्स रखना है। लेकिन चूंकि आम आवाम के लिए बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ठीक ठाक मशीनें हैं, चेक हो सकता है आराम से ब्लड प्रेशर। लेकिन शर्त यह है कि जो हमारा बाजू है ये बड़े तरीके के साथ, सुकून के साथ हमने किसी टेबल पे या सरहाने पे रखा हो, सुकून से हम बैठे हुए हों, बीच में कोई परेशानी हमने नहीं ली हो, और उस दौरान हम बातें भी ना करें, हाथ भी ना हिलाएं। तो डिजिटल से भी ब्लड प्रेशर चेक हो सकता है, लेकिन 2 रीडिंग लेनी चाहिए इन ए कूल एंड काम एनवायरनमेंट। और हफ्ते में कोई भी 2 दिन और दिन में कोई भी 2 टाइम ब्लड प्रेशर चेक करके उसका रिकॉर्ड रखा जाए जी। इसका दूसरा तरीका है जिसको हम इंडोर्स करते हैं, वो ये है कि इसको बोलते हैं एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। यानी मरीज़ जो चाहे वो स्कूल टीचर है या घर में काम करने वाली खातून है या लड़की है या कोई जॉब करने वाला है या जो भी है, तो उसको हम डिवाइस लगा के ना, कफ लगा के वो डिवाइस उसके साथ अटैच होता है और 24 घंटे वो बीपी उसका रिकॉर्ड करता है। फिर वो डिवाइस के चिप निकाल के हम प्रोसेस करते हैं, तो उसके साथ हमारे पास 24 आवर्स का डेटा आ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि इस मरीज़ के ब्लड प्रेशर के ट्रेंड्स क्या है,
नंबर 1। नंबर 2, किस टाइम पे उनका बीपी हाई होता है, और क्या वाकई ब्लड प्रेशर उनका है कि ये सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करने के खौफ से और या डॉक्टर के क्लिनिक जिसको हम वाइट कोट बोलते हैं, वाइट कोट की वजह से बीपी हाई हुआ है, तो बड़ा हेल्पफुल होता है। दोनों तरीके मुनासिब है और ठीक है, जहाँ जिसके लिए जो आसान है वो मुनासिब है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर होने से क्या नुकसान होते हैं कि अगर हम इसका इलाज नहीं करते? ओके, ऐसा है ना कि अगर एक पाइप से पानी निकल रहा है ना जी, तो अगर आराम आराम से आ रहा है तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो तेज़ी से गिर रहा है किसी दीवार पे किसी उस पे, तो आप देखेंगे कुछ अरसा बाद उस पे निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल सही। क्योंकि उसका एक दबाव होता है। तो अगर ब्लड प्रेशर हमारा ज़्यादा है तो अब हमारे कैमरे की दुनिया है, आप देख लें पिक्सल का ज़माना है, लेकिन बड़े से बड़ा कैमरा भी आंख तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो एक नैनो टेक्नोलॉजी से आगे भी उसकी वो है, अल्लाह जल्ला जलालहू ने बनाया है। तो अगर बड़े प्रेशर के साथ ब्लड उससे स्ट्राइक करेगा तो हमारे रेटिना पे वो इर्रिवर्सिबल असरात लाएगा, तो हमारी बीनाई मुतासिर हो सकती है। फिर अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ हमारे खून की जो शरियानें हैं जो दिमाग को जाती हैं उसमें जाता है, तो अगर उसमें कहीं मरूसी वीकनेस है या वीकनेस क्रिएट हो जाती है तो दिमाग की रग शरियान से खून लीक हो सकता है, जिसको हम हेमरेज बोलते हैं, तो वो फालिज हो सकता है। अगर उधर थोड़ा सा एथरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं हम, ब्लड प्रेशर की वजह से तंगी आ जाए तो भी फालिज होता है। इस तरह अगर हम दिल में आते हैं तो अगर मुसलसल ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो दिल पे लोड ज़्यादा होता है, उसकी वजह से दिल की बीमारियां बढ़ती हैं। इस तरह किडनी इतना नाजुक सिस्टम है और इतनी ज़बरदस्त उसका फिल्ट्रेशन है और सिस्टम कुदरत ने बनाया है, खुदा की खुदाई उसमें नज़र आती है। तो अगर हम उसको प्रेशर से उस पर ब्लड आएगा तो किडनी को नुकसान होगा। एक बड़ी वजह किडनी के फेल होने का ब्लड प्रेशर है और एक बड़ी वजह ब्लड प्रेशर का किडनी की बीमारियां हैं। तो आप जिस बदन के जिस हिस्से को देखें वहाँ ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा तो नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल सही कहा। हम एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कौन है? जी वालेकुम सलाम, मैं आसिफ बात कर रहा हूँ लकी मारवाड़ से। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? सर से मैंने ये पूछना कि मैं 3-4-5 साल से एक मेडिसिन यूज कर रहा हूँ। जी 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 सर मैं नाम बता सकता हूँ? जी बता दें। सर वो इंड्राल 10 ग्राम मुझे डॉक्टर ने लिख के दे दी क्योंकि मेरे दिल की धड़कन काफी तेज हो जाती है। बिल्कुल आसिफ। हाँ तो सर वो शॉर्ट हो गई तो मेरी तबीयत काफी खराब रहती है, इसके लिए मुतबादिल क्या करना चाहिए मुझे? अब वो शॉर्ट हो गई है सर, मिल नहीं रही। ओके, आपको जवाब देते हैं। जी आपको बिल्कुल जवाब देते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा, सुनिएगा, ठीक है? आसिफ साहब, आपको इंड्राल टेबलेट अगर डॉक्टर साहब ने लिखी है, अगर वो शॉर्ट हो गई है तो मुनासिब तो ये है कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता कर लें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम आपको दवाई बता दें तो आप किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर में जाएं, लेकिन बुनियादी बात है कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवाई लेना मुनासिब नहीं है, मुआयने के बगैर। तो अगर आप इंड्राल फिर भी लेना चाहते हैं तो बाइसोप्रोलॉल किसी भी कंपनी की आप किसी भी स्टोर से ले सकते हैं, 2.5 मिलीग्राम दिन में एक बार। ओके, 2.5 मिलीग्राम आप ये वाली टैबलेट लेंगे, लेकिन बेहतर होता है डॉक्टर साहब कि आप अपने डॉक्टर के पास ही जाएं, वो बेहतर आपकी हिस्ट्री जानते हैं, बेहतर हिस्ट्री जानते हैं, देखते हैं कौन सी दवाई दे कौन सी नहीं। लेकिन जब चूंकि उन्होंने इंड्राल दी है तो इसका मतलब है बाइसोप्रोलॉल में कोई हर्ज नहीं होगा, तो किसी भी कंपनी की ले ले तो अच्छे होंगे। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, क्या ब्लड प्रेशर का ताल्लुक क्या फीमेल या मेल में होता है कि फीमेल में ये ज़्यादा होता है? जी जो ब्लड प्रेशर की और दिल की बीमारियों की शरह जो है वो मेल में ज़्यादा है और प्री मेनोपॉजल ख़वातीन में कम है, लेकिन जब मेनोपॉज आ जाता है तो फिर मेल फीमेल में उसकी शरह बराबर हो जाती है। तो दिल की बीमारी और ब्लड प्रेशर कदरे कम है। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं ये ताकीद करना चाहूँगा अपने बहनों बेटियों को कि प्रेगनेंसी के दौरान बाकायदगी से ब्लड प्रेशर चेक कर लिया करें। ये ना समझ लें कि ख़वातीन को ब्लड प्रेशर नहीं होता, चाहे ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी आता है तो हर विज़िट पे प्रॉपर ब्लड प्रेशर चेक हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर की शरह बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन और बाकी अमवात की शरह भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको लाइट न लिया जाए। सही। अच्छा, वो कौन से लोग हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हाई रिस्क पे हैं? देखिए, जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होंगे उतने वो हाई रिस्क हैं। अगर किसी का एज ज़्यादा है तो हाई रिस्क है, अगर प्रेगनेंसी में हुआ है तो हाई रिस्क है, अगर किसी को शुगर है
वज़न भी बढ़ा हुआ है, वो चलता फिरता भी नहीं है, खाने पीने में मुरगन ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा है, शुगर भी कंट्रोल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री है कि उनमें दिल की अमवात या दिल की बीमारियां ज़्यादा है, ये हज़रात ये ज़्यादा रिस्क पे हैं बनिस्बत उस बंदे के जिसके अंदर ये रिस्क फैक्टर्स नहीं है। ख़ासकर जो सिगरेट पीता है, स्ट्रेसफुल लाइफ, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम हर बच्चे से लेके बूढ़े तक ये अपने प्रॉपर साइकोलॉजी से कंसल्ट करके सीख ले, अपने बड़ों से, दीनी बड़ों से, घर के बड़ों से कि कि किस तरीके से हम दिन के स्ट्रेस को मैनेज कर लें, ताकि वो स्ट्रेस तो हर बंदे की ज़िंदगी में होगा, ताकि वो स्ट्रेस इसकी ज़िंदगी को और उसके आउटपुट को मुतासर न करे, इसकी कारकर्दगी को मुतासर न करे। तो ये चीज़ हमें मिलती है अपने बड़ों से या साइकोलॉजिस्ट से, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी, एक और कॉल पिक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, हम हमारे साथ कौन है और कहाँ से? जी, मैं जफर अली मोरवास से, और मैंने अपना चेक कराना था ब्लड प्रेशर के बारे में। जी पूछिए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। जी जफर साहब बताइए। सर, मुझे हो गया था डिप्रेशन बहुत ज्यादा ना। जी 2 ऐसे हादसे हुए, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। लोन है, तो उसमें मुझे ये हुआ है कि मुझे फालज हो गया शायद। जी और बाजू अभी भी मेरा काम रहा है, वो मैं खा रहा हूँ मेडिसिन, पीके मर और इजी डे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, और एक और मेडिसिन है मुझे एमोजोलन दी, हमारी मेडिसिन फ्री है ना आरजी। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे दिए, पर वो इतनी हाइट गर्म है कि मैं जब खा लेता हूँ ना तो मुझे नींद इतनी आती है और सिर चकराया रहता है। जी तो अभी फर्क नहीं मुझे पड़ा बाजू में ना, बायां हाथ में। जी तो अभी मैं क्या करूँ? अच्छा, आपको जवाब देते हैं थोड़ी देर में जफर भाई। आप को जवाब देते हैं, आप सुन लीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। जफर साहब, इसके लिए बुनियादी बात जो मैंने बता दी ना कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लें, या घर में जो बच्चा है जिसको ब्लड प्रेशर चेक करना आता है तो वो सुबह शाम आपके ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड रखें। दूसरी बात जो ब्लड प्रेशर के और फालज के मरीज़ों के लिए निहायत ज़रूरी है वो है फिजियोथेरेपी और वर्जिश। जो आप वर्जिश बढ़ाते जाएंगे और फिजियोथेरेपी करते जाएंगे तो आप इंशाल्लाह बेहतर होते चले जाएंगे। मेरा ज़ाती तजर्बा क्या कहता है कि ये जो आपको गर्माइश होती है लेफ़्ट साइड पे, इसका मतलब है कि आपके आसाब वापस काम करना शुरू हो गए, ये आपकी रिकवरी की अलामत है। नींद हमारी दवाइयों से पी के मर्ज से ज़्यादा आती है, तो उसका इलाज ये है कि आप थोड़ा सा हिम्मत करें। वो बड़े कहते थे ना कि सुस्ती का इलाज चुस्ती है, तो पी के मर्ज आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन उसकी नींद को कम करने के लिए आप इतना करें कि आप थोड़ा सा बिस्तर से उठने की कोशिश करें, बरामदे में बैठ जाया करें। मुख्तसर ये कि वर्जिश अपने लेवल का। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हाई ब्लड प्रेशर की ये जो इलामात होती हैं, अक्सर कहते हैं इट्स अ साइलेंट किलर, कोई इलामत नहीं होती है, लेकिन ऐसी क्या इलामात हैं, शुरू में कैसे हमें पता चलेगा, और शुरू की इलामात क्या हैं जिसमें डॉक्टर को फौरी हमें दिखाना चाहिए? इसके लिए ना कि मुआशरे की, कम्युनिटी की मेडिसिन नहीं, मुआशरे की एजुकेशन हद से ज़्यादा ज़रूरी है। सही। तो इसको रोग नहीं बना लेना चाहिए कि टेंशन बना ले कि बीपी, लेकिन हर बंदे को रूटीन में एक चेकअप साल में अपने जनरल फिजिशियन से करा देना चाहिए। सही। तो वो उनका ब्लड प्रेशर चेक करेगा फिजिशियन, और बता दिया करेगा कि ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, गैर ज़रूरी बैठे रहना, सुस्त सीडेंटरी लाइफस्टाइल, सिगरेट पीना, स्ट्रेस लेना, इस तरह की चीज़ें हर इंसान को प्री डिस्पोज करती हैं ब्लड प्रेशर के लिए। इस चीज़ों के ज़रिए, और अगर किसी के फैमिली में ब्लड प्रेशर है तो उसको भी अपने ब्लड प्रेशर वक्तन फ़वक्तन, या जो शुगर का मरीज़ है उसको चेक कर लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर की कोई ख़ास अलामात नहीं होती, लेकिन अगर हम उसको वक्त से उसका तदारुक करने की कोशिश करेंगे तो हम इसको फिर साइलेंट किलर नहीं कहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वजह यह है कि हम अपने रेगुलर चेकअप नहीं करते अपने जनरल फिजिशियन से। वंस ब्लड प्रेशर आ जाए तो फिर उसके सिम्टम्स आना भी शुरू हो जाते हैं, जैसे मरीज़ जल्दी थकता है, डिजीनेस होती है, सर दर्द होता है, छोटे पेशाब में खून आ सकता है, और थकावट सी होती है, हेडेक, इरिटेबिलिटी, बेनाई पे असरात आ सकते हैं। लेकिन उसके आने से पहले हम चीज़ों का हमें ब्लड प्रेशर का तयन करना चाहिए। सही। डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है आखिरकार हाई ब्लड प्रेशर का? हाई ब्लड प्रेशर का देखिए, मैं जब हम मेडिकल स्टूडेंट है तो हमारे प्रोफेसर साहब ने पढ़ाया कि ये टिपाई है। टिपाई जो होती है ट्राइपॉड, वो
इसके कोई भी लिम्ब ना हो तो खड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही अगर मरीज की एजुकेशन और लाइफस्टाइल ना हो, वर्जिश वगैरह, और वो खाने पीने में एहतियात न करें, और अगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ न खाएं, तो इन तीनों के बगैर ऑप्टिमम कंट्रोल अचीव नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे अगर कोई ब्लड प्रेशर, जिसका ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो गया है, तो अगर ये बंदा 30 मिनट डेली वॉक करे, तेज वॉक, और वो भी 5 दिन हफ्ते में, तो रिसर्च कहता है, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ गाइडलाइंस, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, सारे कहते हैं कि मिनिमम 10 डिग्री कम होगा ब्लड प्रेशर उसका अगर ये मुसलसल 3-4 महीने एक्सरसाइज करता रहे। फिर हम कहते हैं डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी सब्जियां ज़्यादातर हम खाएं तो हर चीज़, लेकिन भूख कम मिठाई सब्जियों से और नमक कम कर दें, तो उससे 5 से 10 डिग्री ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अच्छे से अच्छी दवाई की स्ट्रेंथ जो है ना 20 डिग्री कम करता है। ऐसे ही अगर हम वज़न अपना कम कर दें, चिकनाइयाँ और मिठाइयाँ कम करके, अगर 10 kg वज़न कम हो जाता है तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर 10 डिग्री नीचे आ जाता है। तो सिर्फ लाइफस्टाइल से और परहेज से हम 2 टेबलेट से 1 टेबलेट से बच सकते हैं, लेकिन टू बिगिन विद जो आपका डॉक्टर बताता है आपने उसी तरह करना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दवाई कम करनी होती है। शुरू में अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो हम दवाई भी देते हैं मरीज़ को, एक्सरसाइज का भी कहते हैं, परहेज का भी, फिर फॉलोअप में दवाइयाँ कम करते हैं। हाँ, जिसका ब्लड प्रेशर 140 के आसपास हो तो हमको सिर्फ परहेज बताते हैं और एक्सरसाइज, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा 160 के आसपास है तो सिर्फ एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा। आखिरी बात, ब्लड प्रेशर चाहे जितना भी ज़्यादा हो, दवाइयाँ चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, अगर वज़न कम करें, वॉक शुरू करें, स्ट्रेस फ्री लाइफ शुरू करें, इख्तियार करें, तो इंशाल्लाह विद एवरी 3-4 मंथ्स के इंटरवल से उनकी 1-1 टेबलेट कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन खुदारा कभी भी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खुद से बंद न करें, क्योंकि 3-4 दिन के बाद रिबाउंड हाइपरटेंशन होता है, तो वो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। मरीज़ खुश होता है कि 3-4 दिन से ब्लड प्रेशर बढ़ा ही नहीं है, मैं ट्रीट हो गया हूँ। नहीं, ये कंट्रोल की जाती है, मुकम्मल हटाई नहीं जा सकती। जी, एक मैसेज है हमारे पास, इसको शामिल करते हैं। इनाम है, इनाम कहते हैं कि सर, इज़ वॉकिंग अलाउड इन मायोकार्डाइटिस प्लीज? नो, मायोकार्डाइटिस देखें ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट है, यानी अगर गला ख़राब हो किसी का तो हम कहते हैं फेरेंजाइटिस। अगर फेरेंजाइटिस अगर किसी को, तो हम क्या कहते हैं, जी भाई आराम करो। हेपेटाइटिस है, अगर बोलो मत, अगर फेरेंजाइटिस है आवाज़ करस दे दो, नरम ग़िज़ाएँ खाओ। अगर हेपेटाइटिस है हम कहते हैं सादा ग़िज़ाएँ खाओ, जिगर सोच कर गया है। तो अगर दिल की सोजन है, इसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, तो हम दिल पे कम से कम लोड डालते हैं। ऐसे मरीज़ से हम कहते हैं मुकम्मल आराम करो जब तक डॉक्टर अलाउ ना करे। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि हाई ब्लड प्रेशर, जैसे आपने कहा कि टैबलेट आपको डॉक्टर के मशवरे से लेनी चाहिए और छोड़नी भी नहीं चाहिए खुद से, इसके ये जो मेडिसिन लेते हुए क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? एक तो ये है कि बुनियादी तो हर मेडिसिन की अपने एहतियाती तदाबीर है, लेकिन इसका एक टाइम फिक्स हो, उस टाइम पे फिक्स दवाई ली जाए। अगर बोलने का ख़तरा हो तो 2 जगह पे दवाई रख ली जाए। दवाई अमूमन कुछ दोस्त डैशबोर्ड में, गाड़ी के डैशबोर्ड में रखते हैं, तो वो धूप से ख़राब हो जाती हैं जी। कुछ लोग कभी दवाई लेते हैं और कभी नहीं लेते। इसको बोलते हैं एक टर्म ब्लड प्रेशर वेरिएबिलिटी, या जिसका ब्लड प्रेशर वेरी करता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो जो लोग दवाई लेते हैं और छोड़ते हैं तो वेरिएबिलिटी आती है इसमें, कभी ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है कभी नीचे। तो रिसर्च बताता है कि ऐसे मरीज़ों को जिसकी ब्लड प्रेशर वेरिएबिलिटी ज़्यादा है बनिस्बत उसके जिसका कांस्टेंट रहता है, तो अगर दोनों का हाई भी है तो जिसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है उसको फालिज के ख़तरे ज़्यादा है, तो दवाई छोड़नी नहीं चाहिए। ये बुनियादी बात है, और उसका एक फ़िक्स टाइम हो तो ज़्यादा मुनासिब है। हाँ, ब्लड प्रेशर की दवाई खाने के बाद एक मसला ये होता है कि उठते हुए बाद औक़ात आंखों के सामने अंधेरा आता है, तो कोई चीज़ पकड़ के और उठने से पहले थोड़ा सा पाँव ज़मीन पे थोड़ा सा स्टेप्स करके फिर उठे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन वो रफ्ता रफ्ता मरीज़ आदी हो जाते हैं उसके साथ। ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो दवाई ले रहे होते हैं उनको हर 3 महीने, ना हो सके तो हर 6 महीने किडनी के टेस्ट और खून के टेस्ट कर लेने चाहिए, ताकि पता चले कि ब्लड प्रेशर के दवाइयों के असरात कहीं गुर्दे पे तो नहीं पड़ रहे हैं। अमूमन नमकियात की चेंजेस आती हैं जिस पर डॉक्टर ने नज़र की रखी होती है, लेकिन क्वेश्चन की मद में जवाब दे दिया मैंने। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि सेहतमंद जो अफराद हैं वो किस तरह हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं?
हेल्दी लाइफस्टाइल, हम कहते हैं ना हार्ट फेलियर जो है ना, ब्लड प्रेशर का इलाज हम क्यों करते हैं कि जी हार्ट फेल ना हो जाए, हार्ट को नुकसान हो जाए। कहते हैं हार्ट फेलियर इज द फेलियर ऑफ इट्स नॉट द फेलियर ऑफ द हार्ट, इट्स द फेलियर ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो एहतियात करनी हेल्दी लोगों को है। एक बार जब ब्लड प्रेशर आ गया फिर तो बीमार बन गया ना। तो जो ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं भी है वो अपने आप को कंसिडर करे कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, वो रोज वॉक करे, खाने में हर चीज़ खाएं लेकिन तवाज़ुन के साथ, लेकिन हम सब भूख मिटाए तो सब्ज़ी के साथ, और वो भी तली हुई सब्ज़ी नहीं, स्टीम की हुई, कम से कम ऑयल वाली, और घी, चिकनाई और मिठाइयों से गैर ज़रूरी परहेज़, कम से कम 30 मिनट पैदल वॉक, मिनिमम 5 डेज अ वीक। और हमारे कद के हिसाब से जो हमारा वज़न है, मतलब अगर जनरल पॉपुलेशन के लिए बताया जाओ तो बस बताओ तो 65 से 75 के दरमियान मर्दों का वज़न होना चाहिए और 55 से 65 से ज़्यादा ख़वातीन का नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ जनरल बातें हैं जो आपको इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर से, गैर ज़रूरी नमक का इस्तेमाल ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। सही, क्योंकि डॉक्टर साहब आजकल तो बहुत कम एज के लोगों को भी जो है वो ब्लड प्रेशर हो रहा है, सिर्फ इस वजह से कि वो जंक फूड वगैरह यूज़ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छा याद दिलाया। यंग बच्चे को अगर ब्लड प्रेशर है, यंग लड़के या लड़की को, तो एक तो उसको बहुत सीरियस लेके हर चीज़ इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए, पूरे टेस्ट किडनी के और हर उसके कर लेने चाहिए। दूसरी बात जो है ना, ये जंक फूड अगर उसको देखा जाए तो जंक फूड के अंदर ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो जो एनर्जी है ना, देखें अब अगर मैंने एक मिसाल दे दे गन्ने के जूस की जी, तो एक दो बड़े बड़े गन्नों से 2 गिलास या 1.5 गिलास गन्ने का जूस निकल आता है जी, तो वो आसानी से जूस की सूरत में हमें मिल जाता है, हालांकि पूरे एक गन्ना चूसना बड़ा मुश्किल काम है। इस तरह हर फ्रूट का, तो हमें पैकेट्स ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाती है, तो वो बॉडी में स्टोर होती है और वो एनर्जी बड़ी प्योर होती है। तो जंक फूड के साथ साथ हमें फिर एक्सरसाइज भी बढ़ानी चाहिए, जंक फूड कम करना चाहिए। जंक फूड में बजाते खुद कोई नुकसान नहीं है, लेकिन चूंकि खाने की बल्क कम हो जाती है और वैल्यू और एनर्जी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो उससे मोटापा आता है जी, तो वो वजह ब्लड प्रेशर करता है इसको। सही, ओके। और कबीर ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं 30 मिनट्स वॉक इज़ वेरी हेल्पफुल, या 30 मिनट्स तक की वॉक होनी चाहिए या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं? जितनी ज़्यादा उतनी अच्छा है, लेकिन मिनिमम 30 मिनट्स वॉक अच्छी है, यानी ना भी कर सके तो 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक जो है ना आपका फ़ायदा देगा घड़ी के हिसाब से। लेकिन स्टार्ट करना है तो सिर्फ दिल नहीं है, जोड़ का भी ख्याल रखना है, नीज का, अच्छे से शूज़ पहनने हैं, स्लोली और ग्रेजुअली बढ़ाना है। ये ना हो कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के चक्कर में जॉइंट बीमार हो जाए। तो 10 मिनट से शुरू करें, 12 मिनट, फिर 14 मिनट, फिर 16 मिनट, शुरू में आहिस्ता आहिस्ता, फिर वॉक की रफ्तार बढ़ा दें, फिर ऐसे ऐसा ड्यूरेशन बढ़ा लें। लेकिन बड़े सॉफ्ट जॉइंट्स है हमारे और पूरा अल्लाह पाक की वो है नेमत है हमारे बदन, तो एक्सरसाइज भी एब्रप्टली नहीं शुरू करनी है, और जितना ज़्यादा बढ़ा सके और फिर जितनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक वर्ड हम यूज़ करते हैं एरोबिक एक्सरसाइज, ऐसे तरीके से एक्सरसाइज करें कि आपका हद से ज़्यादा सांस ना भूलें, सही, ताकि जितना ज़्यादा कर सके। सही, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब टाइम भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है, आखिर में आप हमारे लिसनर्स को और व्यूवर्स को जो देख रहे हैं क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम बस तो मेरा यही होगा कि कहते कुल हर काम में जो है ना औसत मियान रवि बहुत फ़ायदा देती है जी। कंपटीशन की दुनिया है, मेहनत बहुत ज़रूरी है हर लेवल पे, उसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है हर लेवल पे, चाहे बच्चा है या बच्ची है, लड़का है या लड़की है, खातून है या मर्द है या बुढ़ापा है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे तवज्जो दी जाए तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। लेकिन मेरे ऊपर अगर स्ट्रेस आ गया तो वो मैनेजमेंट मैं ख़ुद नहीं कर पाऊँगा, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं महसूस करना चाहिए। घर में किसी बड़े या अपने मज़हब के किसी बड़े में, मस्जिद, चर्च, इमाम बारगाह और मंदिर, जहाँ भी हमारे बड़े हैं उनसे मिल के, अपने टीचर, स्कूल, यूनिवर्सिटी के और साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेके कि वर्क स्टेशन की और घर की जो लोड मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर लें, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है बच्चों में भी बड़ों में भी। और हेल्दी लाइफस्टाइल नौकरी से ज़्यादा, घर से ज़्यादा ज़रूरी आपकी सेहत है, और आप रहेंगे तो सारी चीज़ें रहेंगी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर हामिद इकबाल, बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन रहा ये, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं विल्सन फार्मा का, आपका और FM 100 का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ
कि कम्युनिटी लेवल पे इतने अच्छे प्रोग्राम हर फील्ड ऑफ लाइफ में करते हैं, न सिर्फ हेल्थ में बल्कि हर उसमें, कम्युनिटी एजुकेशन में FM 100 का रोल किसी भी सूरत उसका इनकार नहीं किया जा सकता। FM 100 पहला FM रेडियो स्टेशन है और पूरे पाकिस्तान में, और उसने ट्रेंड सेटर है लोगों के एजुकेशन में। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे लिए एजाज़ की बात है। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, अब चाहेंगे हम भी आपसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपको बताते चलें कि आप सुन रहे थे हेल्थी हार्ट विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स के साथ, स्पॉन्सर्ड बाय विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स। चाहूँगी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। Thanks for watching and subscribe to our channel.